अस्सलाम दीदी आप वालेकुम, शुरू करें। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। फेस ऑफ के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी, आपके जाने पहचाने हरिमोहन जी, जो कि अपने चैनल पे भी बहुत जबरदस्त बात किया करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू और आरजू जी। और हमारे साथ पाकिस्तान से हैं असाम दुरानी। असाम जो है वो भी टीवी एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। हम उनको पाकिस्तान और भारत दोनों जगह पे देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच असाम कि आज आप आए। और इससे पहले हम आगे बढ़े, हम सिर्फ 1 मिनट का क्लिप पहले हम देखेंगे और फिर इस पे हम बात करेंगे। ये प्ले क्यों नहीं हो रहा? आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। जी, तो आप लोगों ने सुनी बात। और सबसे पहले मैं हरिमोहन जी आपकी तरफ ही चलूंगी। आखिर क्या जरूरत पेश आ गई दोबारा 370 की बात करने की? क्योंकि अभी जब एससीओ की मीटिंग हुई है तो पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया। जब डॉक्टर जयशंकर आए थे किसी ने कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया, या फिर ये अपने ही किसी अपोजिशन पार्टी के लिए कहा जा रहा है? आरजू जी थैंक यू। देखिए, सभा में यानी एक पार्टी के अंदर किसी ने कहा, जोर से चिल्लाया, पागल। इसको कहा ये तो पता नहीं, लेकिन जिसको एक आदमी चीख के बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, जबकि दूसरे को कोई मतलब ही नहीं था। प्रॉब्लम यहां ये आ रही है, नाम किसी का लिया नहीं गया। अब नाम किसी का नहीं लिया गया तो आप इसे आप ही के मीडिया में ये क्यों डिस्कस हो रहा है? मीडिया में डिस्कस कहीं ना कहीं आप उसको अपने सर पे ओढ़ रहे हैं। जबकि जब 370 का, मुझे लगता है ना तो 370 का ना 35A का आपकी कंट्री से कोई लेना देना दूर दूर तक है ही नहीं। क्योंकि अगर ये 370 था तो पास किसने किया? हमारी पार्लियामेंट ने। किसके लिए पास किया? कश्मीर के लिए। किसके कहने पर पास किया? शेख अब्दुल्ला के कहने पर। शेख अब्दुल्ला किससे लड़ने के बाद या किससे बचाया कश्मीर को? इंडियन आर्मी और शेख अब्दुल्ला ने, जो आपकी तरफ से आए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें एकदम से आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? 370 प्योरली एक इंडिया का मामला था, इंडिया का मामला है। इंडिया के सिटीजन्स जो हैं, इनके लोगों मतलब हमारे सिटीजन्स के मामले में ये सारे का सारा है। कश्मीर के हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनका एक एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ था, जिसमें आधा कश्मीर का जो पॉपुलेशन है वो ये कह रहा है कि उन्हें चाहिए, आधा ये कह रहा है नहीं चाहिए। अब जो चाहिए और नहीं चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैटर ज्यादा है, जिसमें जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिस्कशन हो रहा था। एक सेक्शन कह रहा है कि इसे दोबारा इंपोज करो, दूसरा कह रहा है नहीं करो। भाई J&K का मामला है, J&K के अंदर भी बहुत ही, जिसे कहते हैं लिमिटेड मैनर में, सिर्फ और सिर्फ 3 खानदान या 2 खानदान जो इस मलाई को खा रहे थे, उसका मामला था। वो उस मलाई को खाते रहना चाहते थे। बाकी जो आवाम है, जिसने पॉपुलेशन ने वोट किया, वो कह रहा है नहीं खाना, नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान कहां से आया? एक बार पाकिस्तान का कोई डिस्कशन कहां है, मुझे ये बता दे। तो वही वाली बात है,
जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और कलेश दूसरे के घर में हो रहा है और आप चीख रहे हैं। ये तो आरजू जी फिर वही है ना कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि लड़ाई अमेरिका की किससे जी, अफगानिस्तान से। सर किसने फुड़वाना है? पाकिस्तान ने। जी ईरान के अंदर प्रॉब्लम कुछ और चल रही है, सर किसने फुड़वाना है? आपने। जॉर्डन तक के अंदर जाकर आप लड़ाइयों के अंदर पंगे ले रहे हैं, तो असलियत में आप इस आदत को थोड़ा छोड़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका मामला है ही नहीं। आपका मामला जैसे वाकई कि में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, पाकिस्तान के पास जो पार्ट ऑफ कश्मीर है उसके ऊपर डिस्कशन करनी हो तो कीजिए, जो हमारा मामला वो सेटल हो चुका है। जी मैं बिल्कुल हस्साम आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, क्या वाकई में 370 के बारे में सुबह से तो बात हो रही है, हमारे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे एक क्लिप भी दिखाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो क्या वाकई पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है? हमें ये बात डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए क्या? क्योंकि हमने तो यही सुना है बचपन से कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसके ऊपर बात की जाती है। जी आरजू, आप का क्वेश्चन जो है एक काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, और ख़ासतौर पे अभी जिस तरह हरी मोहन साहब ने जो बात की है, इसके अंदर भी इसके भी एक बहुत वेटेज लगता है। असल में देखना, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं। हमें तो सबसे पहले ये देखना चाहिए ना, बीइंग अ पाकिस्तानी। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है ना? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं किस बेस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन या मेरी जो सफारती ताल्लुकात हैं वो उतने ही मजबूत हैं जितने कि अमेरिका अपना इंडिया के हैं दीगर ममालिक के साथ, तो इसका मतलब है कि मैं इंटरनेशनली एक अपनी वेटेज रखता हूँ और जिस वजह से मैं इंडिया के बारे में कोई बात कर सकता हूँ। अगर देखिए, अभी आपने मुझे जो 1 मिनट का अगर यहाँ पे आपने जो हमें क्लिप सुनवाया है, देखिए मैं जब इलेक्शन शुरू हो रहा था अभी कश्मीर के अंदर, और मैं उसको डे फर्स्ट से जो था मैं उसको देख रहा था, बल्कि मेरे प्रोग्राम भी मैंने इसके ऊपर किया और आप मेरी उसमें मेहमान भी थी, और उसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ इन डेप्थ जो थी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि एक्चुअल इशू जो है वो ना पाकिस्तानी कश्मीरीज़ का है, ना इंडियन कश्मीरीज़ का है। बेसिकली इशू जो है वो कहीं और के ऊपर हो रहा है। और यहाँ पे जिस तरह इन्होंने ये बात कही है कि जनाब इंडिया ने 370 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो असेंबली से पास हुआ, तो वो पास किस तरह हुआ था? 1954 के अंदर आपका प्रेसिडेंशियल आपका एक ऑर्डर आया था जिसके तहत आपने ये सारा कुछ किया था। ठीक है, हम मानते हैं सर, आपका अपना आपके मुल्क के अंदर, या आप ये कहें आपकी मुट्ठी के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, आपने उसके मुताबिक उसको कर लिया। इवन आपको भी पता है कि मेरे ही प्रोग्राम के अंदर आपकी मौजूदगी के अंदर जो कश्मीरी जो हमारे पास मौजूद थे हमारे स्टूडियो के अंदर, उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात कही थी कि जनाब इंडिया को भी, भारत को भी आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिल गई, हम कहाँ पर रह गए? हम तो दरमियान में बीच आप लोगों ने तो हमें बीच मझधार के अंदर छोड़ दिया है। अगर उसी दौरान में अगर आप ये भी देखें तो कांग्रेस ने जो बड़ी एक चालाकी से बीजेपी का जो वोट तोड़ने की कोशिश की, आप ये कह लें कि उन्होंने काउंटर किया उनको। उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी हम 370 और 35 से 34 से हम सारे के सारे जो हम उनको खत्म कर देंगे। और कल जो है बाकायदा तौर पे उन्होंने जो है अपनी कश्मीर की जो कानून साज असेंबली है उसके अंदर उन्होंने उसकी एक रिक्वेजिशन उसको फ्लोट किया और बाकायदा उसको पास भी करवाया। अब बात ये है कि जब आप ये देखें कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ पे था? अमेरिका वहाँ पे कहाँ पे था? बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो वहाँ पे कहाँ पे थी? अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के जो करंट वज़ीर-ए-आज़म जो थे, वो तो उन्होंने तो एक किस्म का वो कहना तो नहीं चाहिए जैसे चुप का रोज़ा रख लिया था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये भी कहा था कि जी अगर आज के बाद किसी बंदे ने यहाँ से वहाँ जाके कोई बात की तो वो वो जहाद नहीं होगा, वो तो लाकानूनियत होगी। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग जो है ना 1 मिनट का जो मौन मौन भरत होता है, आई थिंक कि वो आप चुप का रोज़ा जो रखते हैं 1 मिनट का या 2 मिनट का, आप वो कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए इंटरनेशनली मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ जो अभी यहाँ पे बात हो रही है, और मैं हरी मोहन साहब की बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को क्या तकलीफ है। अनटिल अनलेस पाकिस्तान की कोई वेटेज होनी चाहिए, पाकिस्तान कहीं पे प्रॉपर अपने फुटेज के साथ खड़ा होना चाहिए। और आपके साथ ही मेरे अक्सर इंडियन चैनल्स के ऊपर जो टाकरा होता है, ये बात होती है, तो आपको पता है कि मैं उनसे एक ही बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे तो अपने इंटरनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, हमें पहले अपने मसाइल से जो है वो नूजना पड़ेगा, उनको सूझना पड़ेगा, उनको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम भारत के बारे में, ईरान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में किसी और मसले की तरफ देखेंगे। अभी जिस तरह अभी मोहन साहब ने बात की है कि ईरान के फड्डे में हम जाते हैं या अफगानिस्तान के फड्डे, देखें वो हमारी मजबूरी है सर, वो हमने करना ही करना है हर हाल में। उसकी रीज़न ये है कि अगर अगर हम अफगानिस्तान को काउंटर नहीं करेंगे, अगर हम ईरान को काउंटर नहीं करेंगे, तो वहाँ से बकौल पाकिस्तान के
कि जो इंडिया की जानब से जो उनको सपोर्ट मिल रही है वो अफगानिस्तान के अंदर से या ईरान की जानब से, वो उसमें कोई पॉसिबिलिटी है, वो हाँ भी यस और नो दोनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस वक्त मुद्दा है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो 370 या कश्मीर का इशू है, बाकी चीजों पे अभी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर सबसे पहले आप ये भी देखें, मोहन साहब को भी इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा अदराक है इस बात का, कि जब अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुई तो पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके घर में घुस के उनको मारा। ईरान की जानब से जो उन्होंने मिसाइल पाकिस्तान के अंदर फायर किए और उसके बाद उन्होंने कहा जी गलती से मिस फायर हो गया था तो लिहाजा ये, और लेकिन उसका जवाब क्या हुआ वो भी सबको मिल गया। तो लेकिन पाकिस्तान और इंडिया बेसिकली ये दो ऐसे ममालिक हैं जो कि लव एंड हेट की सिचुएशन के अंदर मौजूद है, ये एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ चल भी नहीं सकते। वाकई में आपको ऐसा लगता है हरिमोहन जी, जो जैसे असाम साहब ने कहा कि ये साथ चल भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, और जो कश्मीर की बात उन्होंने की तो वो तो डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये एक इशू जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बार बार इंटरफेयर करें या कोई ऐसी बात करें। आरजू जी, दुर्रानी साहब पूरे पाकिस्तान में उन गिने चुने एक्सेप्शंस में से हैं जो वो इतनी साफ गोई से ये कह पा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रियलिटी ग्राउंड में होती या आपका स्टेट पॉलिसी होती तो शायद अब तक पाकिस्तान को ना तो अमेरिका के साथ ना ही चाइना के साथ इतना डिपेंडेंट होना पड़ता, जिसकी वजह से आज के दिन उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है। अगर दुर्रानी साहब की जो व्यूज हैं वो अगर स्टेट व्यूज होते या स्टेट पॉलिसी का पार्ट होते और इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होते, तो जैसे दुर्रानी साहब ने एक बात कही कि ईरान अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है इसलिए पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ता है। सर माफ कीजिएगा, पहली बात, जब आप 1979 में अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हुए थे तब वहां पर इंडिया नहीं था, उधर इंडिया का दूर दूर तक कोई रोल नहीं था। वहां असलियत में आपने अमेरिका की लड़ाई अपने सर ओढ़ी थी, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था। दूसरी तरफ अगर आपको फिर भी लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान और ईरान में इन्वॉल्व है तो सर एक काम करते हैं, तो कश्मीर में हमारे बॉर्डर के ऊपर जो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं या हमें ऐसा लगता है या हमारी तरफ कई बार आपके जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो कमांडर है वो अगर मारे गए, वो पकड़े गए आईडी कार्ड के साथ, चाहे कारगिल हुआ जाए उसके बाद अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है अगर उसे साल 2 साल के लिए रोक दिया जाए और ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा लिया जाए, तरीके से बात की जाए और जो हमारी आपस की बातें हैं उन्हें बैक स्टैबिंग की फॉर्म में करने की जगह, एक पीठ में छुरा घोंपने की जगह साफ दिल से जो रियल पावर सेंटर आपके यहां है वो रियल पावर सेंटर आपके यहां आके बात करे, जिसकी बात ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम माने, देन आई कैन से, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है कि उसके बाद हमारी सिचुएशंस दोनों कंट्रीज की रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। वरना मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि हम रह भी नहीं सकते, हम लड़े बिना भी नहीं रहेंगे, हम रहने भी, मतलब जो भी सर ने कहा। एक्चुअली देखिए 2019 के बाद इंडिया से आपने बात की, इंडिया से आपने ट्रेड रिलेशंस खत्म किए, इंडिया ने भी खत्म कर दिए। हमारी तरफ से कोई मैसेज गया हो आपके पास कि हमें कुछ मतलब रिलेशन स्टार्ट करने चाहिए? सर एक्चुअली मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। लेकिन इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इवन और जो क्या नाम है जो भुट्टो है आपके, अगर इन सबको उठाकर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, इवन 1-2 आर्मी ऑफिशियल्स के मुंह से भी मैंने सुन लिया कि इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने होंगे। अच्छा, ये कह तो देते हैं कि रिलेशन सुधारने होंगे, कई बार ये भी मान लिया कि इंडिया आगे बढ़ गया, लेकिन कभी कोई सीरियस ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि अल्टीमेटली इसके पीछे का रीजन क्या है, और वो उस सीरियसली डिस्कशन करने की जगह कहीं ना कहीं अतोलेबाजी कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो सर देखिए, रह भी नहीं सकते या जो भी है, तो पड़ोसी से अगर नहीं बन रही तो हमारे यहाँ तरीका यह है उससे बात करनी बंद कर देते हैं, उसके घर में पंगेबाजी नहीं करते, पत्थरबाजी नहीं करते। हमारे यहां पर प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है कि पहली बात, हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है कि पाकिस्तान से बात करते हुए वो हेजिटेट इसलिए कर रहे हैं कि बात करने कोई आएगा, करेगा कोई, और हम बात करने के लिए पहुंचेंगे, वो क्या कहते हैं, अमन की आशा लेकर पहुंचेंगे, और वहां से जिन कबूतरों को उड़ाया जाएगा वो खा पी के हमारे यहां हड्डियां फेंक देंगे। कारगिल से लेकर पुलवामा से लेकर पठानकोट तक ऐसा ही दिखाई दिया है। इस चीज को सर प्लीज एक बार आपकी स्टेट जो है वो कंसिडर करे सीरियसली,
क्योंकि जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है और वहां अगर पाकिस्तान जिस सिचुएशन में अभी खड़ा हुआ है, अगर वो कंसिडर नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में पॉसिबली ऐसा जरूर होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। इंडिया उस प्रेशर मैं को झेलने की तैयारी में है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन वो सीरियसली सोच नहीं रहे। अभी भी इसी बिल- चीज में उलझे हुए हैं कि ईरान अफगानिस्तान में इंडिया है, जबकि उस चीज के अंदर ये नहीं मान पा रहे कि जी उसके पीछे बड़ा रीजन जो है वो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कश्मीर से लेकर हमारे इंटरनल मैटर में है। जी, मैं बिल्कुल इसी बात का जवाब मैं साम आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि भारत रिलेशंस तो हम अब ठीक करना चाह ही रहे हैं, लेकिन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे इस तरफ। लेकिन आप जो हरिमोहन साहब ने बात की उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मोहन साहब ने जो अभी बात की है ना, उसको मैं इस देखिए, हमने इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी 79 में जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान गया। देखिए बात ये है, जब खीर बंटती है ना, तो गली मोहल्ले के बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि फलां जगह पे खीर बंट रही है। और जिस तरह मैंने पहले बात की है कि कुछ जगह पे ये कहा जाता है, कुछ जगह पे नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि यस एंड नो, मैंने दोनों बातें की है। मैंने 110% बिल्कुल नहीं कहा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आपको ये बातें कही हैं कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपने ट्रेड की बात की। देखिए मैं क्योंकि यहाँ लाहौर में रहता हूँ और यहाँ से बॉर्डर जो है, वाघा बॉर्डर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और खबरों के सिलसिले में या किसी और चीज़ों के सिलसिले में अक्सर आना-जाना लगा रहता है। जब पाकिस्तान की ट्रेड हो रही थी, तो यहाँ से जो चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह, ख़ास तौर पे उन दिनों के अंदर इंडिया के अंदर टमाटर का बहुत ज़्यादा इश्यू था, टमाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आई हुई थी। तो पाकिस्तान से जो यहाँ से ट्रक्स जा रहे थे, तो वो जैसे ही यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते थे और इंडियन साइड पे जाके उन ट्रक्स को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता था। वो कई-कई दिन ट्रक्स वहाँ खड़े रहते थे कि जी सिक्योरिटी चेकअप के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो टमाटर जो आपको पता है इंतहाई पेरिशेबल चीज़ है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि वहाँ पे पड़ी-पड़ी, खड़ी-खड़ी ही खराब हो गई, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की जानब से उनको ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान की अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कमीशन जो है वो इसके ऊपर मर रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो जो है ट्रेड हो, वो वाया दुबई या वाया किसी और मुल्क के वो ट्रेड करते हैं, उससे उनका कमीशन बढ़ जाता है, उनके कार्गो के चार्जेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज और वो इंटरनेशनल कंपनीज उसके अंदर शामिल हैं। आप ये मत समझें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चाहता, इसको हमें थोड़ा सा अगर गौर से देखना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को खोलते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके बहुत सारी ऐसे जुज़ियात होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हमें उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। 2 बातें। तीसरी बात ये है कि देखिए, मैं तो हमेशा से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक फ्रेंडली जो डिबेट है या आप ये कह लें डायलॉग है, उसके हक में हूँ। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जानिब से अगर हमें ये कहा जाता है कि जनाब आप ये चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान 2 साल के लिए ये काम कर दे, तो पाकिस्तान 1 साल के लिए ये काम कर दे। सर, मुझे एक छोटी-सी बात बताएँ कि आपने ये जो बात की है, हमेशा पाकिस्तान ही क्यों? सर देखें, अगर जो एक बड़ा भाई होता है, मैं इंडिया, भारत को एक हमेशा बड़े भाई की, क्योंकि बड़ा मुल्क है ना, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। आपकी जो इकॉनमी है हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास और बहुत सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत को हमेशा एक बड़े भाई का जो रोल अदा करना चाहिए। अगर ऐसी बात है, तो सर आप ये बात कर दें, भारत की जानब से बात हो जाए, पाकिस्तानी खुद ही शर्म खा के ये बात कर लेंगे। नहीं शर्म खाएँगे तो मेरे जैसे लोग हैं, यहाँ पे आरज़ू काज़मी जैसे लोग हैं, हम लोग सर इनको शर्म दिलाएँगे कि यार बस कर दो, बहुत हो गया। कब तक आप लोग ये पंगे लेके बैठे रहोगे? और दूसरी बात ये है कि मेरी और आरज़ू काज़मी की आवाज़ सुनी जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन बात ये है कि जब हम लोग इस किस्म की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो बात सुनी जाती है और बहुत दूर तक जाती है। ये चीज़। हमें हमें यहाँ पे ब्लेम गेम को ख़त्म करना चाहिए। हमें कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जी इंडिया ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया तो पाकिस्तान ये करेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भारत को या पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि मैंने ये कर लिया है, अब भारत ये करे, या भारत ये कहे कि मैंने ये कर लिया है, अब पाकिस्तान ये करे। मसला ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन या भारत के पॉलिटिशियन, मोदी साहब की मैंने पिछली 2 कैंपेन्स में बड़ी क्लोज़ली ऑब्ज़र्व की है।
वो 110% उन लोगों के जो उन्होंने सेंटीमेंट्स है वो अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने उनको उभारा है, उन्होंने एज अ कैटलिस्ट उसको यूज किया है पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी किसी और जगह पे भी पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, चाहे वो कलभूषण का मामला हो, चाहे वो किसी भी एक एयरफोर्स पायलट का मामला हो, या कोई पुलवामा का मामला हो, बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पे भी मैं देखता हूँ उन्होंने मुदब्बरपन साबित नहीं किया, उन्होंने लोगों को एजिटेट किया है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने भी लोगों को एजिटेट किया है, इंडिया का नाम ले लेके, भारत का नाम ले लेके उन्होंने, अगर भारत की मैं बात करता हूँ तो वहां पे हिंदुत्व का उन्होंने नाम लिया, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने जहाद का नाम लिया, इन्होंने मुस्लिम उम्मा का नाम लिया। तो ये देखें, अभी कुछ अर्सा पहले ही आपके जो है वो भारतीय मीडिया के एक पंजाबी चैनल के ऊपर मेरी बात हो रही थी, और मैं वहां पे मैंने उनको बात कहा, मैंने कहा जी अगर हम आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाद को बढ़ावा देने वाले बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा जनाब आपकी जानिब भी तो हिंदुत्व को जो है ना वो आग देने वाले बैठे हुए हैं। ये असल में होते बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन ये लोग क्योंकि हमारे सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं, और हमारा जो रीजन है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हम लोग जो है वो मजहब के मामले में बहुत टची हैं। हमारे ममालिक के अंदर, पूरे रीजन के अंदर जो सबसे सस्ती चीज जो फॉर सेल है या बहुत जल्दी से इजीली सेल हो जाती है वो मजहब है, वो हुब्बुल वतनी है। तो हम लोग, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तड़का लगाते हैं, मजहब का तड़का लगाते हैं, हुब्बुल वतनी का तड़का लगाते हैं, जिस वजह से मोहन साहब है, मैं हूँ, आप है, हमारी तरह के और बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कुड़ते रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत हमेशा उसी की होती है, जमहूरियत के अंदर जीत उसी की होती है जिसके साथ बंदे ज्यादा होते हैं। और आप और मैं, अगर हम गिनती के अगर 100 लोग हैं और हमारे मुकाबले में 1500 लोग खड़े होंगे, तो फिर डेफिनेटली हमें भी ना चाहते हुए भी उनके साथ मिलना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत का असूल है कि जिसका वजन ज्यादा है तो लिहाजा सारे उसकी तरफ जाएंगे, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जी हरिमोहन जी, वाकई में जैसे कह रहे हैं सामने बात की है, आप एग्री करेंगे कि वाकई में जिस तरफ की हवा होगी उसी तरफ जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। लास्ट कमेंट आपसे और फिर हसाम के। जी दुरानी साहब ने बहुत जो अपनी इस बार जो बातचीत शुरू करी वो आया कि खीर बटती है और सब लाइन में लग जाते हैं। माफ कीजिएगा साहब, डिफरेंस यही पता लग जाता है कि खीर बट रही है और कौन लाइन में लगा है और कौन नहीं लगा है। जो लाइन में नहीं लगा है उसके पास कोई एक रीजन हो सकता है, अगर वो जेन्युइन है तो शायद वो डिफरेंट है। आप लाइन में लगे तो वो आपकी बात थी, हम लाइन में नहीं लगे थे तो हमारी बात अलग थी। दूसरी बात सर, आपने कहा कि पिछले बात जब आपने कहा तो उसमें कहा आपने यस भी कहा और नो भी कहा। सर माफ कीजिए, एक्चुअली मैं भी इसमें थोड़ा सा वो है सर, एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन होता है। जहां जहां ये एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन प्रेजेंट होगा वहां वहां पर हमेशा आदमी बीच मझधार में फंसा होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। ये चीज आप चाहे इस टाइम पर भी देख सकते हैं, चाइना और अमेरिका के बीच में फंस रही है। किसी टाइम पर आप सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में फंसे हुए थे, कहीं आप अफगानिस्तान की पॉलिसी में फंसे हुए हैं, कभी आप सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में फंसे हुए हैं। तो सर ये एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन जब तक कंसेप्ट की क्लियरेंस की तरफ नहीं दिखाई देगा, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहां एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन जो नजर आ रहा है मुझे, वो पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी में नजर आ रहा है। और आप असलियत में हमारे यहां जो पॉलिसी नजर आती है वो ये नजर आती है कि प्रॉब्लम को 20-30 साल पहले पॉइंट आउट करके अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है, वो पहले प्रॉब्लम को बुलाता है फिर उससे लड़ने के लिए कोशिश करता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये गलती करी, और ये एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन मैं उसको एग्री नहीं करता। तीसरी बात सर, आपने टमाटर का एक एग्जांपल दिया था कि टमाटर पेरिशेबल गुड्स। सर माफ कीजिए सर, ट्रेड में सिर्फ टमाटर नहीं होता, ट्रेड में पेरिशेबल गुड्स ही नहीं होती, कई बार ऐसे गुड्स भी होते हैं, मैक्सिमम ऐसे गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल नहीं होते। अब वो पेरिशेबल गुड्स अगर नहीं है और उनको भी अगर 3-4 दिन के लिए रोका जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यही है, रोका क्यों जा रहा है? सर रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि ट्रस्ट इशू है, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो चीज हमने देखी है। और ये एग्जांपल्स हमारे 2008 में बॉम्बे पर होने वाले अटैक को देखें, चाहे उससे पहले हमारे कश्मीर से लेकर जितना भी पार्ट है उन सब में देखेंगे तो हमारे को शुरू से लेकर आखिरी तक नजर आएंगे। और सर जहां पर भी लैक ऑफ ट्रस्ट होता है और फिर भी
कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम पूरे करने होते हैं तो सर कमीशन एजेंट तो बीच में आएंगे ही। उन कमीशन एजेंट्स की छुट्टी करने का सिर्फ एक तरीका है, हमारे जो घर के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या मेरे घर के जो बड़े हैं वो इतने मजबूत हों, वो इस तरीके से डिसाइड करें कि कमीशन एजेंट का काम ही ना हो, डायरेक्ट डील करें। अब डायरेक्ट डील हम तो करना चाहते हैं और सर ऐसा नहीं है इंडिया, अब आपने कहा बड़ा भाई, सर देखिए इंडिया ने बड़े भाई का जेस्चर बहुत बार दिखाया है, ज्यादा दूर नहीं, हमारी और आपकी जो अगर उम्र है, हमारी जो आपकी उम्र है उसके अकॉर्डिंग जहां तक मुझे याद आ रहा है, इंडिया ने एक जिसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था पाकिस्तान को। 20 साल तक इंडिया ने पाकिस्तान को उस कैटेगरी में रखा कि पाकिस्तान इज मोस्ट फेवर्ड नेशन टू इंडिया। पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन तो छोड़ो, कोई नेशन का दर्जा ही नहीं दिया। तो सर शुरुआत तो करी थी। अच्छा, लाहौर बस लेके जाने वाले अटल बिहारी थे, पाकिस्तान से कोई नहीं आया था, पहले अटल बिहारी गए, बदले में हमें कारगिल मिला। उसके बाद मुशर्रफ आए, मुशर्रफ जाते जाते ये कहते हैं कि भैया देखो, अगर मैं कोई वादा करके चला गया, कोई भी डील करके चला गया कश्मीर पर, तो मेरे को नहर वाली हवेली में आकर रहना पड़ेगा। तीसरी बात, ऐसा नहीं है। अच्छा, अटल बिहारी उनके बाद अगर हम देखते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं, या कांग्रेस गवर्नमेंट आई भी नहीं, जो मतलब पाकिस्तान से वो डील तो बड़ी अच्छी करती है लेकिन कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट लाने वाला कोई स्टेप नहीं उठाती। सर जिस मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, हमें याद होगा नवाज शरीफ को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाने का काम किया, उसके बाद बिन बुलाए मेहमान की तरह कहो या कुछ भी कहो, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर देते हुए बिरयानी खाने पहुंचे थे। बदले में हमें पठानकोट दिखाई दिया और वहां से हमें समझ में आ गया कि भाई यहां से हमारी दाल नहीं गलने वाली। सर हमारे दो प्राइम मिनिस्टर्स पहल करके पहुंचे हैं, वो बड़े भाई का जेस्चर माने, चाहे बड़ी इकोनॉमी का जेस्चर माने, चाहे कोई भी, हमने पहल की, इंतजार किया, ट्रेड के मामले में भी इंतजार किया। पाकिस्तान की तरफ से क्या किया मुझे थोड़ा गिनवाइए, मुझे याद नहीं आ रहा। अब सर आपने एक लास्ट बात सुनी, लास्ट बात बताई, मतलब जिसके ऊपर हम कह रहे हैं, कुलभूषण यादव का आपने मुद्दा उठाया, पुलवामा का, जिसमें ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो सेंटिमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान यूज करते हैं। सर एक्चुअली क्या है कि अगर हमारे कंट्री का एक नॉर्मल ट्रेडर कुलभूषण यादव अगर आपने पकड़ रखा है और जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी आप साइड में रख के उसको अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो सर वो ठीक बात नहीं। इशू ये नहीं है कि कुलभूषण यादव क्या है, इशू ये है कि क्या उसे वही ट्रीटमेंट मिल रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। उसे सिविल कोर्ट की जगह आप मिलिट्री कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उसे हम इंटरनेशनल कोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सर उसकी वाइफ की सैंडल तक तोड़वा कर देख ली थी सर, और क्या चाहिए। अब रही बात सर अभिनंदन की, ठीक है, इट वॉज अ डॉग फाइट, ठीक है, आपकी तरफ से कुछ अटैक हुआ, बदले में इंडियन एयरफोर्स ने किया, कुलभूषण या अभिनंदन वाला मामला, वो मामला जो भी था उसके अंदर टसल, लेकिन आप उसे ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मोदी ने उस सेंटिमेंट्स को कैश किया। माफ कीजिएगा, अगर मैं पठानकोट और पुलवामा अटैक को देखता हूं तो वो सेंटिमेंट्स को कैश करने की जगह मोदी को कमजोर दिखाने के लिए, इलेक्शंस में इंटरफियर करने के लिए पॉसिबली वो अटैक करवाया गया होगा। और उसका अटैक की जो एविडेंसेस थे, जहां से उस अटैक्स के रूट्स निकले और जिसने जिम्मेदारी ली, उसको सर ऑब्वियस सी बात है सबक सिखाया गया। अब तीसरी बात सर, हिंदुत्व को आपने बड़ी स्मार्टली जिहाद से जोड़ दिया। मुझे एग्जांपल याद करके बताइए, किसी ने जिस तरीके से अल्लाहू अकबर का नारा देकर गर्दन काटी जाती है, अपने आप को ब्लास्ट किया जाता है, कोई एक बंदा जय श्री राम का नारा लगाकर ब्लास्ट कर रहा हो, किसी की गर्दन काट रहा हो या कुछ कर रहा हो, कोई एक एग्जांपल। सर दो अलग अलग चीजें हैं। जिहाद एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हिंदुत्व का डेमन आपने क्रिएट कर दिया है। असलियत में यहां ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां जो चीज दिखाई दे रही है उसमें हिंदू खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के सामने कटोरा लेके खड़े कि प्लीज हमें प्रोटेक्ट कर दो। मोदी के रजीम में सिर्फ एक काम हुआ है, हमें बोलने की फ्रीडम मिली है, हम काउंटर कर पा रहे हैं बोलने के नाम पर। हम डंडे नहीं चला रहे, हम तलवारें नहीं निकाल रहे, हमारी ही मूर्तियों पर थूका जा रहा है, हमारे ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखेंगे वैसा एक भी इंसिडेंट आपको इंडिया में नजर नहीं आएगा। 20-30 साल पहले अगर कुछ हुआ था उसी का झुंझुना बजाते रहेंगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहां हमारे को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सर अच्छा एक बात बताइए,
वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे 1500 साल पुराने मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, किसी को पता लगा क्या? वो भी तो एक तरीके का लैंड जिहाद है सर। पूरी हमारी हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख के अपने साथ कन्वर्जन करवाते हैं और उसको मार डालते हैं। बैग के अंदर, फ्रिज के अंदर हिंदू लड़कियां मिलती हैं। एक भी मुस्लिम लड़की हिंदू घर में ऐसे कुछ मिली हो तो बता सकते हैं क्या? कोई तो एग्जाम्पल या इंसिडेंट होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है। रीजन उसका ये है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जिहाद को काउंटर करने के लिए, जिहाद के मामले में सभी फंसते हैं, उसको काउंटर करने के लिए कोई तो नैरेटिव चलाए। तो मोदी ने हिंदुत्व को बढ़ावा दे दिया। मोदी ने सिर्फ हिंदुओं को बोलने का मौका दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट में ये नहीं था। इसके अलावा मोदी ने हिंदुओं का कोई भला नहीं किया। मंदिर बना है कोर्ट से जीत के बना है, कोर्ट से जीत के, किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं बना। और कोर्ट में मामले को जीता गया है। बस कांग्रेस रजीम में कोर्ट उस मामले को सुनती ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है। जी, मैं बिल्कुल ये बातें जो हैं वो यकीनन आसाम आपने सुनी होंगी, और लास्ट कमेंट आपका लूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इन बातों पे? देखिए, बात ये है कि अभी आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है। जी मैंने कहा अभी जो मोहन साहब ने जो बातें की हैं, सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद हो कि पिछले इतने हजार सालों में शायद मोदी साहब वाहद एक लीडर मिले हैं ऐसे जिन्होंने हिंदुओं को बकौल इनके कि उनको बोलने की आज़ादी दे दी है। इससे पहले तक जितने भी जो लीडरान यहाँ पे मौजूद थे, और अगर मैं अंग्रेज के ज़माने से अगर मैं बात करता हूँ तो अब तक जो है ठीक है। लेकिन सर ठीक है, इनका बहुत अच्छा नैरेटिव है, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। क्लोजिंग है तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें जो है अब हम लोग इसको रैप अप कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो दलील बलाए दलील या वो इस तरह के आर्गूमेंट्स अगेंस्ट आर्गूमेंट्स, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बात सिर्फ छोटी सी है आरजू कि अभी तक जो इन्होंने बातें कही हैं या मैंने जो बात कही है, मैं अभी भी उसी चीज़ पे स्टैंड कर रहा हूँ कि हमें अपने डायलॉग का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि पेरिशेबल गुड्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ अर्सा वहाँ पे खड़ी भी रह जाए तो क्या होता है, ट्रस्ट इशू है। लेकिन ट्रस्ट इशू जो है वो आपकी जानब से अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर है, तो पाकिस्तान को भी इसी तरह के कुछ ट्रस्ट इशूज हैं। और जो मैंने पहले बात कही थी, आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लव एंड हेट वाली सिचुएशन जो मैंने कही है, आपने उस बात की बिल्कुल आपने उसकी तायीद कर दी है, आपने उसको कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली लव एंड हेट की सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मौजूद है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा कि आज, कल या परसों खुदारा अल्लाह कोई ऐसा वक्त लेके आए हमारी ज़िंदगी के अंदर, आपकी, मेरी, आरजू, हम तीनों की ज़िंदगी में अल्लाह कुछ ऐसा वक्त लेके आए कि हम दोबारा हम एक ऐसी जगह पे बैठे हों कि हम तीनों बगैर किसी वीज़ा के या तो आगरा में बैठे हों, या हम बगैर किसी इश्यूज़ के, मोहन साहब जो हैं वो लाहौर में बाग जनाह में हमारे साथ बैठे हों, हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हों, इन मसाइल को। हमारे साथ में इंडियन कश्मीरी भी हमारे साथ मौजूद हों और पाकिस्तानी कश्मीरी भी हमारे साथ मौजूद हों। जब ये सिचुएशन बन जाएगी तब हम एक दूसरे को मजाक करेंगे, हम एक दूसरे को लतीफ़े सुनाएंगे, हम उनको छेड़ेंगे कि यार उस वक्त क्या था और आप देखो सिचुएशन कितनी बेहतर हो गई है। ये मेरी दुआ है और मैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ, और ये होना चाहिए और मेरी दुआ है कि ये वाकई होगा। आपकी आवाज स्लो हो गई है, आपकी आवाज स्लो हो गई है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी दुआ है इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ होनी चाहिए, और जैसे ये चीज़ होगी उस वक्त मोहन साहब का भी ट्रस्ट मुझ पे बढ़ जाएगा, वो जो इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे। मुझे अगर मोहन साहब पे ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रस्ट इशू है वो भी रिजॉल्व हो चुके होंगे, और हम दोनों एक इंतहाई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड के तौर पे बैठ के बात कर रहे होंगे, और आप हमारी उसी डिस्कशन को आप ही चेयर कर रही होंगी, आप इसको हैंडल कर रही होंगी। जी आरजू, देखते हैं जी ऐसा हो भी पाता है या नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आज आए, और आई होप कि हम फिर जल्दी मिलेंगे, और हम एक बार फिर, अभी आज थोड़ा हम थोड़े जल्दी में है, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम आई होप कि शाम के पास जरा ज्यादा टाइम होगा तो हम जरा बैठ के आराम से कुछ डिस्कस कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। असल में मुझे बार जो है ना कोई ना कोई बंदा आगे बुला रहा होता है यहाँ पे। नहीं, मुझे पता है आप ऑफिस में, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू।